हेलो इन वेलकम अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा को देखते हुए आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए आज हम एक इम्पोर्टेंट साइंस का पेपर लेकर आए हैं, एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आज हम इसी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसी मॉडल पेपर का हम आज सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये इस प्रकार से हमारा जो मॉडल पेपर है, देखिए कक्षा 9 वर्ष 2025 साइंस विषय का पेपर है। तो इस प्रकार का पैटर्न होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सवाल होने वाला है, हमारा जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए आपको पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बेसिकली पता है कि जो नाभिक होता है उस नाभिक के अंदर क्या होता है, आपके नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। पी यानी प्रोटॉन, एन यानी न्यूट्रॉन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब बात करते हैं कि निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी परमाणु एटम्स हैं उसमें सभी में न्यूट्रॉन होता है, सिर्फ एक परमाणु में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। और वो कौन सा है, वो है आपका हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन के अंदर जब परमाणु क्रमांक इसका जो 1 होता है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होती है। तो इसमें न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल जो होने वाला है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए मैं इसका आंसर बता दे। इसका आंसर क्या अपना हाइड्रोजन। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूक्लियॉन होता है यानी कि ए बराबर, मैं बता देता हूँ, ए बराबर जेड प्लस एन। जेड प्लस एन, जेड यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, एन यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूक्लियॉन यानी नाभिक के अंदर क्या उपस्थित रहता है, एक प्रोटॉन उपस्थित रहता है और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। तो न्यूक्लियॉन किसे कहेंगे, न्यूक्लियॉन किसे कहेंगे हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएगा। परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखो ये पाई है, ये पाई नहीं है, यहाँ पर एन होता है बेसिकली। तो आपको थोड़ा एन ध्यान रखना है, एन स्क्वायर, यहाँ पर भी 2n स्क्वायर, n-1 स्क्वायर या 3n स्क्वायर, 3। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, यानी कि 2n स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पाई नहीं है, यहाँ पर n होता है। n यहाँ पर यानी कि दे रखा है किसी भी नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ जो कक्षा है, कक्षकों की संख्या कितनी है वो इसमें ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो देखिए परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने तो क्या दिया था, अपना जो परमाणु मॉडल दिया था। नील्स बोर ने नहीं बताया, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो पीछे बचते हैं हमारे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने क्या की थी, परमाणु के नाभिक की खोज की थी। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में किसी संख्या के आधार पर बराबर होती है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। यानी कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या एक ही होती है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होगी, आपके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। आंसर ए हो जाएगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो देखिए सोडियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो सोडियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक, इसका आंसर हो जाएगा आपके, इसका आंसर प्रोटॉन और इसका आंसर मिल रहा है, देखो परमाणु क्रमांक 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि 2 और 8 10 और 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 और 1, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। बांध के जल में क्या होता है, देखिए बांध का जल बेसिकली क्या होता है, स्टेबल रहता है। एक बांध होता है उसमें पानी क्या रहता है, तले से हाइट की ऊंचाई पर होता है और स्टेबल रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि बांध के जल के अंदर कौन सी ऊर्जा रहती है, कोई ऊर्जा होती नहीं तो होगा ही नहीं, विद्युत ऊर्जा तो पॉसिबल नहीं है, गतिज ऊर्जा होगी नहीं, यहाँ पर हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ध्यान में रखनी है कि बांध के पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा रहती है, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि
जो बांध का पानी होता है तो जो जल की जो ऊंचाई होती है, वो जल की ऊंचाई क्या करती है उस कंडीशन में, बांध के पानी में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको क्या करता है, गतिज ऊर्जा में बदलने का काम करता है, गतिज ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो बांध के पानी में कौन सी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा प्रेजेंट रहती है, ध्यान में रखनी है। शक्ति का ऐसे मात्रक पता ही है आपको कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, ध्यान में रखना, वॉट, वोल्ट नहीं होता, वॉट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये था आपके साथ ऑप्शनल सवाल, बहुविकल्पी सवाल। आप चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। ये इंग्लिश मीडियम के लिए दे रखा है कि जो भी इंग्लिश मीडियम के अंदर है, तो वो मैंने जो पीछे प्रश्न हिंदी में बताए वो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। जितने भी ये प्रश्न है सारे वो जो पीछे तो बता रखे वो सारे इंग्लिश मीडियम में है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स न्यूट्रॉन इज नॉट फाउंड, तो यहाँ था हाइड्रोजन हो जाएगा, न्यूक्लियन इज कॉल्ड बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट इन एटम 2 एन स्क्वायर हो जाएगा, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, रदरफोर्ड हो जाएगा, एटम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ द व्हाट इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन हो जाएगा, द करेक्ट एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन सोडियम 2 एंड 2 8 और 1 हो जाएगा, द इन द वाटर ऑफ डैम डैमनी बैन, तो इसमें कौन सी ऊर्जा की पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी। तो मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में भी बता दिया आपको आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज मैंने अभी पिछले एक ऑप्शन में भी बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज की थी सन 1932, सन भी याद रखना आपको, 1932 किसने की थी, चैडविक ने। तो चैडविक याद रखना नाम, जेम्स चैडविक, इनका पूरा नाम क्या है, जेम्स चैडविक ने क्या की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी, ध्यान में रखना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तभी मैंने पीछे बताया है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले तो कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। सोडियम का परमाणु क्रमांक पीछे भी बताया था मैंने, होता है 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने 2 8 और 1 बताया। किसको, देखो ये वापस आ गया कि छोड़कर न्यूट्रॉन सभी नाभिकों में, परमाणु के नाभिकों में, मैंने बताया किसको छोड़कर सभी में होता है, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हाइड्रोजन को छोड़कर हैच, हैच यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी में क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन पाया जाता है। कोशिका में हरित लवक, अब हरित लवक किस में होता है, जंतु कोशिकाओं में तो होता नहीं है, प्लांट सेल्स ही होती है, पादप कोशिकाएं होती है, उन पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है आपका, हरित लवक पाया जाता है। तो कौन सी कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, ध्यान में रखनी है, पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है आपका, इसमें हरित लवक पाया जाता है। फिर बात करते हैं सभी कोशिकाओं की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो ध्यान में रखना है कि सभी कोशिकाओं की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है, आपकी कोशिका होती है। क्या होती है, सभी कोशिकाओं की मूलभूत इकाई क्या होती है, आपकी कोशिका होती है, क्योंकि कोशिकाओं से ही सभी जीवों का आधार बनाता है, कोशिका ही होती है जो सभी जीवों की आधारभूत इकाई होती है। कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका में विशिष्ट घटक बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होता है जिसमें विभिन्न घटक होते हैं, कोशिकांग होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती है, कोशिकांग वगैरह, सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, कोशिकाओं के अंग पाए जाते हैं, वो सारे पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका कोशिका द्रव्य हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। फिर बात है पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सिंपल सा सवाल है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान में रखनी है कि पादपों की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान में रखनी है, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर, ये आपके ब्लैंक्स है जो मैंने आपको बता दिए। फिर आपको मिलान करना है कि कार्य करने की क्षमता क्या होती है, तो देखो कार्य करने की क्षमता, मिलान कर देता हूँ, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम, ऊर्जा कहते हैं। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वोल्ट, 746 वॉट। शक्ति किसे कहते हैं, तो शक्ति कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति कहलाती है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T, यानी कि कार्य बटा समय, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक मैंने पीछे बताया वॉट, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्य बटा समय हो जाएगा। तरल संयोजी ऊतक पता ही है क्या होता है, एक प्रकार तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, रक्त होता है। पेशीय ऊतक, रेखित पेशियाँ क्या होती है, ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती है। जड़ों से जल और पानी का संचय कौन करता है, पता ही है आपको, जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जल और पानी का संचय करता है। तो इसका आंसर किससे मिलाएंगे, आपको जाइलम से मिलाना है। दूरी मापने का अंतर, जो गाड़ियों के अंदर, वाहनों में जो दूरी मापते हैं उसको किस मीटर से मापते हैं, ऑडोमीटर से मापते हैं।
और स्पीड को किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं। त्वरण का मात्रक बताइए, मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से इसमें मिलान करना था, सिंपल सा था। मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। दूरी मापने को ओडोमीटर होता है। तरल सूजी ऊतक रक्त होता है। जड़ों से पानी का अवशोषण कौन करता है? जाइलम करता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, शक्ति का मात्र फॉर्मूला कार्य बटा समय, एक शक्ति का मान 746 वाट और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। चलते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल है हमारा, ये देखो इंग्लिश में भी दे रखा है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो देखो मैंने इंग्लिश मीडियम में बता दिया पीछे जो भी है वो सारा। एक शब्द में आंसर देना है। तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण पीछे मैंने बताया था, एक रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तंत्रिका ऊतक का उदाहरण एक तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल होती है, नर्व सेल होती है, वो क्या है? एक प्रकार से नर्व टिश्यू पाया जाता है, उसमें नर्व टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो ये हो जाएगा आपके इसमें तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। जड़ों से जल और लवणों का संचय किस ऊतक द्वारा होता है? अभी मैंने बताया जाइलम। संवेग का मात्रक याद रखना। देखो संवेग का मात्रक क्या होता है मैं बता देता हूँ। संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ इसको, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ध्यान में रखना है मात्रक संवेग का। वेग में परिवर्तन की दर, वैसे तो देखो वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड में होने वाली कमी, वेग में परिवर्तन की दर वैसे तो पता, देखो दर चेंज होती है, कमी होगी या बढ़ेगी, या तो वृद्धि होगी या कम होगी, तो वो क्या होगा? वैसे वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, ध्यान रखना है। पत्तियों से भोजन का संचय कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम। और जल का संचय कौन करता है? जाइलम। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी। फ्लोएम भोजन का संचय करता है। हड्डी की पेशियां किस प्रकार की होती है? तो हड्डी की पेशियां कैसी होती है आपकी? अनैच्छिक पेशियां होती है, इच्छा के अनुसार नहीं होती, अनैच्छिक पेशियां होती है। हड्डी पेशियां कैसी होती है? अनैच्छिक पेशियां होती है, ध्यान में रखनी है। फिर बाकी जो ब्लैंक्स है वो जो पीछे जो इंग्लिश में देखो, गिव एग्जांपल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हो गया। नेम द नर्वस टिश्यू, नर्व सेल हो गई। विच टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द रूट, आपका हो गया जाइलम हो गया। राइट द यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। व्हाट इज द डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ सेकंड कॉल्ड एक्सेलरेशन हो गया। नेम ऑफ द टिश्यू दैट कंडक्ट फूड, फ्लोएम हो गया। व्हाट टाइप ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट, तो वो आगे आपके अनैच्छिक पेशी जो आपके होती है। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है आपको, तापमान को सेल्सियस में बदलना है। जो तापमान दे रखे हैं ये सारे सेल्सियस में बदलना है। तो देखो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे? जो टेम्परेचर दे रखा है उसको क्या करेंगे? 273 में से माइनस कर देंगे। जैसे कि 300 है तो 300 में से क्या करेंगे? 273 को माइनस कर देंगे। जब 273 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 27 डिग्री सेल्सियस, ध्यान में रखना है। 573 है तो 573 को क्या में से क्या करेंगे? 273 को माइनस करेंगे तो 573 माइनस 273, तो 573 माइनस 273 कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 300 हो जाएगा, ध्यान में रखना, 300 सेल्सियस। तो अगर ध्यान में रखना, अगर टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है उसको सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको 273 को माइनस करना पड़ेगा, और अगर सेल्सियस में दे रखा है केल्विन में बदलना है तो 273 को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे कि अपना अगला सवाल भी दे रखा है। अगला सवाल में क्या करना है? इसमें आपको जो टेम्परेचर सेल्सियस में उसको क्या करना है? आपको केल्विन में बदलना। तो केल्विन बदलने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें ऐड कर देंगे +100 + 273, तो 273 कितना हो जाएगा? आपके 373 केल्विन हो जाएगा। इसमें 0 डिग्री दे रखा है तो 273 में 0 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये सवाल ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? तो देखो कौन से परिवर्तन रासायनिक है? लोहे पर जंग लगना, एक तो ये पहला रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन हो गया।
मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। देखो इसमें दो चीज़ें होती है, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती के जलने में रासायनिक होता है, लेकिन मोमबत्ती के पिघलने में भौतिक परिवर्तन होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और भोजन का पाचन ये भी क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और दूसरा जो है वो कैसा है, भौतिक परिवर्तन, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। विलयन की सांद्रता मापने की दो विधियां लिखनी है। तो देखो विलयन की सांद्रता मापने के लिए दो विधियां, एक तो आपको ध्यान में रखनी है द्रव्यमान प्रतिशत। कौन सी विधि ध्यान में रखनी है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ध्यान में रखनी है। और एक याद रखनी है आपको आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये दो विधियां याद रखनी है। विलयन क्या होता है पता ही है, किसी भी विलयन के अंदर कोई विलायक हो, उसमें घुली हुई विलय की मात्रा। और जब विलायक और विलय दोनों कंबाइंड होते हैं, दोनों मिक्सअप होते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा भाई, किसी विलयन के अंदर जैसे 100 ग्राम विलयन है, उस विलयन के अंदर घुली हुई विलय की मात्रा, घुली हुई कितना विलय है। तो जैसे 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी में हमने कुछ जैसे शुगर डाल दिया, तो शुगर क्या हो गया, उसकी घुली हुई मात्रा पानी में घुल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका विलयन हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे और आयतन प्रतिशत बोलेंगे। तो दो विधियां ध्यान में रखनी है इसमें। उपधातु किसे कहते हैं, देखो उपधातु क्या होता है, वे धातु जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें धातुओं को भी क्वालिटीज होती है और अधातुओं की भी क्वालिटी होती है, दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। किसी एक उपधातु का नाम तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक तो याद रखना आपको सिलिकॉन, क्या याद रखना है, सिलिकॉन याद रखना है। सिलिकॉन एक प्रकार का मेटेलॉइड उपधातु है। एक होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, ध्यान में रखने। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण। तो मैंने देखो एक इसमें भौतिक का तो जैसे कि, एक तो जैसे कि जल से बर्फ बनना एक हो गया, या आपके पानी से आपका गैस में बदलना, ये भी इसका हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। कागज का फटना, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से पानी का वाष्प बदलना भौतिक परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन। रासायनिक में क्या है, लोहे पर जंग लगना, इसके अलावा भोजन का पचना, ये प्रकार के क्या है आपके रासायनिक परिवर्तन है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल है हमारा, देखिए अगला सवाल है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिक मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो देखो रदरफोर्ड का मॉडल हमें पता ही है। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली थी, सोने की पन्नी पर अल्फा के जो हीलियम कण थे, उन अल्फा के हीलियम कणों का उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने जब उसमें सोने की पन्नी ली, उसमें से जब कणों को, इन किरणों को गुजारा, तो उसमें से उन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें सीधी निकल गई, कुछ किरणें विक्षेपित हो गई, कुछ किरणें 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस मुड़ गई। तो इस प्रकार से उन्होंने जो परिणाम निकले थे, तो इस विशेष के आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग खोखला होता है, उसमें से अधिकांश किरणें निकल जाती है, वो सब। तो वो उन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल प्रस्तुत किया। तो आपको रदरफोर्ड का मॉडल अच्छे से उसमें ध्यान में रखना है। फिर परमाणु संख्या के उदाहरण से व्याख्या की। परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। भाई किसी भी मौलिक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, आपकी परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, जैसे कि मैं बात करूँ सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो सोडियम का एटम नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, परमाणु संख्या 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु नंबर कितना होता है, 17 होता है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 17 होगी। इस प्रकार से तो ये क्या होती है, इसकी परमाणु संख्या होती है, ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, पौधों में सरल जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न है। देखो सरल ऊतक क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। नाम से समझ आ रहा है सरल, तो जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं उसको सरल ऊतक कहते हैं। और जो एक से अधिक या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जटिल ऊतक कहते हैं। सरल ऊतक में पता है हमें पैरेंकाइमा होता है, क्लोरेंकाइमा होता है, स्क्लेरेंकाइमा होता है। और जटिल ऊतक में आपका जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। फिर बात है, अगला सवाल है, पैरेंकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में पाया जाता है। पैरेंकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए पैरेंकाइमा ऊतक की बात करते हैं, इन विच रीजन ऑफ द पैरेंकाइमल टिश्यू लोकेटेड। देखो ये पैरेंकाइमा ऊतक किस कहाँ का पाया जाता है। देखो पैरेंकाइमा ऊतक एक तो बेसिकली आपके जो प्लांट्स की पत्तियां होती है, पत्ती वगैरह है, पत्ती है, फल है, फूल है, तना है,
इन भागों के अंदर कौन सा टिश्यू होता है आपका पैरेंकाइमा ऊतक पाया जाता है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखिए। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। और ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय कौन करता है, तो वसा का संचय कौन करता है, फैट टिश्यू या वसी में ऊतक। वसी में ऊतक क्या करता है, आपके अंदर वसा का संचय करता है, ध्यान में रखना। वसी में या वसी में ऊतक या वसीय ऊतक, ध्यान में रखना है, या इसको वसीय ऊतक भी बोलते हैं, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है हमारा, ये हो गया। फिर एक एक ऊतक का नाम लिखना है, जो क्या है, आपके ऊतक का नाम लिखना है जो क्या है, एक प्रकार से अपने जो तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक क्या हो गया, तो मैंने पहले ही बता दिया था, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। मस्तिष्क में ऊतक कौन सा होता है, मस्तिष्क में होता है तंत्रिका ऊतक। मस्तिष्क में कौन सा ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, जैसे कि तंत्रिका कोशिका प्रेजेंस रहती है, तो मस्तिष्क में कौन सा ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक। तरल संयोजी ऊतक क्या हो गया, आपका रक्त हो गया एक प्रकार से। अगला सवाल है हमारा, एक समान गति से क्या अभिप्राय है। तो जब कोई वस्तु, एक समान गति किसे बोलते हैं, जब कोई वस्तु निश्चित समय समान अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। एक समान गति यानी जब कोई वस्तु निश्चित समय समान अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है, जिसको एक समान गति बोलते हैं। और जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, जिसको असमान दूरी को असमान गति बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। उदाहरण, जैसे कि कोई वस्तु है निश्चित समय अंतराल में, जैसे कि दूरी और इसमें समय समान हो, तो इसमें एक निश्चित, जैसे कि समय और दूरी, यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दूँ दूरी, समय यहाँ पर लिख दिया दूरी, और दूरी जब समान हो, समय समान हो, तो इसमें एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है इस प्रकार से। जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है, तो आप आगे की ओर झुकते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, आपकी जो गति का पहला नियम है, आपके कौन सा, जड़त्व का नियम। उसी जड़त्व के नियम के कारण ये सारी चीज़ें होती है, ध्यान में रखनी है। बस बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। समझाइए, बल किसे कहते हैं। बल क्या होता है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कब होगा, जब आप इसके ऊपर बल लगाओगे। बल क्या होता है, किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना। और जब किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसकी वो वस्तु उस वस्तु की दिशा में विस्थापन तय करती है, विस्थापित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। अच्छा, अगला सवाल है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी किसी भी क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि बंदूक की गोली चलाते हैं, तो जैसे हाथ के ऊपर बंदूक होती है, तो हमारे कंधे को पीछे धक्का देती है, गोली आगे जाती है। पतवार से पानी को पीछे धकेलते तो वो अपने स्थान बना लेता है, जिससे नाव आगे गति करती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के उधर रॉकेट का उछलना, रॉकेट का मूवमेंट करना, जिस प्रकार से रॉकेट आगे गति करता है, धुआं पीछे की तरफ प्रतिक्रिया रिफ्लेक्ट करता है, तो ये क्या इस प्रकार से, ये सारे उदाहरण किसके हैं, आपके न्यूटन की गति के तीसरे नियम के हैं। फिर है द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर। देखो, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, एक तो द्रव्यमान स्टेबल रहता है। द्रव्यमान एक वस्तु का निश्चित द्रव्यमान होता है। पहला तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। लेकिन भार क्या होता है, चेंज होता रहता है। अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी पर ले जाए या चंद्रमा पर ले जाए, उसका द्रव्यमान निश्चित रहता है। लेकिन भार में क्या होता है, बदलाव होता है। भार समय या स्थिति के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ये चीज ध्यान में रखनी है द्रव्यमान और भार के अंदर। फिर हमारा अगला सवाल है, क्या कारण है कि कॉर्क पानी में तैरता है जबकि कील डूबती है। अपना उत्प्लावन का नियम पढ़ा होगा, या आप घनत्व डेंसिटी वर्क करती है। किसी भी वस्तु के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व कहता है। अब जैसे कि मान लो ये वहाँ पर वही डेंसिटी उत्प्लावन बल। देखो, उत्प्लावन बल क्या होता है, जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है, तो उसके ऊपर आंशिक रूप से बल लगने वाला बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। जब किसी भी वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा रहता है, तो पानी में वस्तु तैरती है, जिसका घनत्व कम होता है, पानी में क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो उसको ये किस बेस पर कार्य करता है, इसी बेस पर कार्य करता है। फिर अगला सवाल है आपका कि गोल्जी कोय का कार्य लिखिए। देखो, गोल्जी कोय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी। और गोल्जी कोय क्या करता है,
कोशिकाओं को कार्य करने के लिए जितने भी पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण करना, पदार्थों का संचय करना, पदार्थों को कलेक्ट करना, पदार्थों का ट्रांसफ़र करना, ये सारा पदार्थों की पैकेजिंग करना, ये सारा काम किसका होता है? गोल्जी का होता है। कार्य क्या है? कार्य क्या होता है भाई? जब भी किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं या किसी भी वस्तु पर काम करते हैं, बल लगाते हैं, तो वस्तु क्या होता है उस दिशा के अंदर विस्थापित होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब वस्तु इस बल लगाने पर विस्थापित होती है, मूवमेंट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। तो कार्य तो आप कई प्रकार से उदाहरण दे सकते हो, किसी पर जैसे कि किसी भारी बैग को ऊपर उठाते हैं, तो उठाने पर क्या होता है? उस पर बल लगा, तो उठाना भी क्या है? प्रकार से बल है। तो उसकी वस्तु के समय के साथ वस्तु की स्थिति में चेंज हो रहा है। कोई भारी वस्तु को हम पीछे से धक्का देते हैं तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ चेंज हो रहा है, उस दिशा में वो वस्तु मूवमेंट कर रही है। तो ये प्रकार से क्या है? कार्य है। देखिए कंपोस्ट क्या होती है? कंपोस्ट यानी जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोले, वर्म वर्म यानी वर्मी यानी केचुए से बनी खाद। वर्मी कंपोस्ट किससे बनती है? केचुए से बनती है। और केचुए से बनी खाद को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? बेसिकली केचुए से बनी खाद जो भूमि के अंदर मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा आपके भूमि की हुमस क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी में उपजाऊपनता बढ़ती है, ताकि फसल में भी इसमें सुधार देखने को मिलता है। तो किसानों को इसलिए केचुओं को बेसिकली क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र बोलते हैं, फ्रेंड्स बोला जाता है, क्योंकि उससे बनी खाद खेतों के लिए, फसलों के लिए बहुत ही क्या होती है? लाभदायक होती है। फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र यानी ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के समय साथ साथ फसलों को बदल बदल कर बोना, जिसको हम क्या बोलते हैं? फसल चक्र बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि फसल के साथ साथ जो खेती के अंदर मिट्टी होती है, उस मिट्टी की क्षमता, उपजाऊपन क्षमता रहती है, वो कैसी रहती है? बनी रहती है। नहीं तो समय के अगर आप एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में बोते हो तो उसकी धीरे धीरे जो क्षमता होती है, उपजाऊपन क्षमता, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? खेतों के अंदर फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए, जिससे कि उसकी उपजाऊपन क्षमता बनी रहे, ह्यूमस क्षमता बनी रहे। मैं तो कोई वीडियो प्ले कर रही हूँ पूरा। फिर हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है आपका Na2O। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3। सोडियम सल्फाइड का सूत्र Na2S। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना। तो ये पेपर था हमारा, एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर था, जिसको हमने अच्छे से एनालिसिस किया है, इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब हमने लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको आने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए, ईयरली एग्ज़ाम के 2025 के लिए, वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसको और अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हमें आपके होने वाला एग्ज़ाम और बेटर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अपने एक और स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने जो भी सुझाव है अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। धन्यवाद।